हमेशा हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की सच्ची दास्तान। किस्त नंबर 18। मैं शरीफपुरा कैंप तो ना पहुंच सका। मौत कदम कदम पर मेरा ताक़ुब कर रही थी। हो सकता है साहिबा शरीफपुरा कैंप में पहुंच चुकी हो। मैं मौत की आंखों में आंखें डालता डालता अमृतसर से जलंधर और फिर एक ईसाई मोहसिन पीटी की मदद से हिंदू सिखों के एक काफिले में शामिल होकर दिल्ली चला गया। वहां से कलकत्ता अपने चचा के यहाँ तकरीबन 1 महीने तक रहा। इसके बाद कई दिनों के कठिन और तकलीफदेह सफर के बाद मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका पहुंचने में कामयाब हो गया। एक दरमियाने दर्जे के होटल में मैंने 5 रुपए पर एक कमरा किराए पर लिया और लाहौर जाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। नया नया पाकिस्तान बना था। ढाका से कराची के लिए पीआईए की सर्विसेज अभी शुरू नहीं हुई थी। पीआईए का अभी कोई वजूद ही नहीं था। उसका नाम शायद ओरिएंटल एयरलाइंस था। इसका पहला फोकर जहाज एक दिन पहले कराची की तरफ गया था। अब कोई पता नहीं कि वो कब वहां से आएगा, वो फिर ढाका से कब कराची जाएगा। लेकिन मैं मुतमईन था कि कम से कम दुश्मन के इलाके से निकलकर अपने घर में आ गया हूँ। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। ढाका में मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये पाकिस्तान था। मैं कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढ लूंगा और फिर हवाई जहाज का किराया जमा करके कराची चला जाऊंगा। मैंने ढाका में काम की तलाश शुरू कर दी। ढाका से बहुत कम हिंदू नकल मकानी करके भारत वापिस गए थे। चुनाचे काम तलाश करने में मुझे 1-2 रोज दरबदरी करनी पड़ी। कमलापुरी के इलाका में एक नवादरात की दुकान नजर आई जिस पर कश्मीर एम्पोरियम का बोर्ड लगा हुआ था। मैं दुकान में दाखिल हो गया। एक खुशशक्ल कश्मीरी नौजवान काउंटर पर बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने सलाम करके पंजाबी में कहा, मुझे काम चाहिए, मैं एफए पास हूँ। कश्मीरी नौजवान ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, सॉरी, यहाँ कोई काम नहीं है, और फिर लिखने में मसरूफ हो गया। जब मैंने इस कश्मीरी नौजवान को बताया कि मैं कश्मीरी हूँ और किन हालात से हिंदुस्तान से निकल कर वहाँ पहुंचा हूँ और अब वापस लाहौर जाने के लिए जहाज का किराया जमा करने के लिए नौकरी करना चाहता हूँ, तो इसका लहजा और रवैया बदल गया। इसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी पेश की, मेरे लिए चाय मंगवाई और कहा, यहाँ के हालात ऐसे ही हैं कि पाकिस्तान बन जाने के बाद बहुत से गैर मुस्लिम कारोबारी रुपया साथ देकर कलकत्ते भाग गए हैं। हमारी बेशुमार अदायगी रुकी पड़ी हैं। बहरहाल तुम्हें अपने एम्पोरियम में मुलाजिम रख लेता हूँ। फिलहाल 50 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता और रहाइश का इंतजाम भी तुम्हें खुद ही करना होगा। मैंने इसकी सारी शर्तें मान ली और काम शुरू कर दिया। मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। मैं तो रात जेल में भी काट सकता था। अब मैंने लाहौर पहुंचने के लिए तगोदो शुरू कर दी। हवाई जहाज का किराया बहुत था। हवाई जहाज के जरिए मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता था। बहरी जहाज का किराया ज्यादा नहीं था। मैंने बहरी जहाज के लिए किराए के पैसे जमा करने शुरू कर दिए। 1 महीना गुजर जाने के बाद जब दुकान के मालिक को मुझ पर एतमाद हो गया और मेरे शरीफाना रवैये ने भी इसे मुतासिर किया, तो इसने एक रोज कहा, तुम ऊपर छत वाली कोठरी में सो जाया करो। इतवार को छुट्टी होती थी और इतवार का दिन मेरा बड़ा बोर गुजरता था। बाकी दिनों में नवाजरात की दुकान पर बड़ी रौनक रहती थी। गैर मुल्की और मुल्की मर्दों ख्वातीन गाहक आते रहते और जी लगा रहता था और दिन गुजरने का एहसास तक नहीं होता था। एक रोज मैं छत पर खड़ा नीचे सड़क पर देख रहा था। मैं वापस अपनी कोठरी की तरफ बढ़ा तो मेरी नजर सामने वाले मकान की तरफ उठ गई। वहां एक सांवले रंग की लड़की अपने मकान के मुंडे पर कोहनी टिकाए हथेली पर थोड़ी रखे मेरी तरफ देख रही थी। मालूम होता था कि वो देर से मुझे बाजार में झांकती देख रही है। निगाहें चार हुई तो वो घबराकर पीछे हटने के बजाय वही इस तरह खड़ी रही, बल्कि मुस्कुरा दी। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैं अपनी छत की गली वाली मुंडेर के पास आ गया। अब मेरे और लड़की के दरमियान वही तंगली की गहरी खड़ थी, लेकिन ये फासला इतना था कि हम बाजू फैलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं इश्क करने पर पूरी तरह तैयार हो गया था। लड़की ने टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बंगला में जवाब दिया, कलकत्ता से आया हूँ, अब लाहौर जाऊंगा। वो किसी कदर तज्जुब के साथ बोली, मगर तुम शक्ल से बंगाली नहीं लगते, फिर बंगला कैसे बोल लेते हो? मैंने कहा, मैंने कलकत्ते में ही बंगला सीखी है। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुरा दी, कहने लगी, मेरा नाम पार्वती है। तुम्हारा नाम क्या है? ये हिंदू बंगाली लड़की थी। मैंने फौरन कहा, मेरा नाम कैलाश चंद्र है। मेरे इस इंकिशाफ पर कि मैं हिंदू हूँ वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी, तुम हिंदू हो तो ये दुकान तो सुना है मुसलमान की है, तुम यह नौकरी क्यों करते हो? मैंने कहा, मैंने कराची जाने के लिए किराया जमा कर रहा हूँ। झूठ बोलने वाले का हाफिजा खराब होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भूल ही गया था कि मैं हिंदू हूँ और पाकिस्तान जा रहा हूँ, जो मुझे नहीं बताना चाहिए था। अब इसने हैरान होकर पूछा, हिंदू तो पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? तो मुसलमानों का मुल्क बन गया है। मैंने फौरन एक और झूठ बोला, दरअसल कराची में हमारे कुछ रिश्तेदार फंस गए हैं, इन्हें वहां से हिंदुस्तान लाने जा रहा हूँ। वो मुतमईन हो गई। इतने में नीचे गली में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मुंडेर पर से सर झुकाकर नीचे देखा, जल्दी से पीछे हटती हुई बोली, मेरे जीजा जी आ रहे हैं, मैं जाती हूँ।
वो छत की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, फिर अचानक रुकी, मुंडेर के पास आई और शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम कोठरी में सोते हो ना, मुझे मालूम है। और फिर मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई छत की सीढ़ियां उतर गई। कुछ देर वहां रुका, खाली छत को देखता रहा। मुझे इस बात से खुशी हुई कि जिस देर अब वहां रहूंगा बोर नहीं होऊंगा। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। किसी ने कोठरी का अधखुला दरवाजा बंद किया था। मैं जल्दी से उठ बैठा। कौन है? मैंने जरा ऊंची आवाज में पूछा तो एक निस्वानी आवाज ने बंगला में कहा, शोर क्यों मचाते हो? मैं हूं पार्वती। मुझे हिना की इत्र की खुशबू आई। वो मेरे पास बैठ गई और बातें करने लगी। मैं चिटागांग में रहती हूँ। ये अपनी बहन से मिलने आई हूँ। चिटागांग में हमारी अपनी बाड़ी है। हम वहाँ खेती करते हैं। हमारा एक छोटा सा बाग है। वहाँ मौसमियों के पेड़ हैं। तुम हमारी बाड़ी पर आओगे तो तुम्हें अपने बाग की मौसमियाँ खिलाऊंगी। मैंने पूछा, तुम छत पर से कूद कर आई हो क्या? अंधेरे मुझे इसकी हंसी की आवाज आई। वैसे मैं छत पर से कूद भी सकती हूँ, मगर मैंने दोनों मुंडेरों पर बांस की खाट डाल दी है। बस इस पर लेट कर रेंगती हुई तुम्हारी छत पर आ गई हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे घर में कोई जाग पड़ा तो क्या होगा? वो बोली, जीजा जी दारू पीकर बेहोश होकर सो रहे हैं। तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, इस तरह तेरी बदनामी होगी पार्वती। इसने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान से लाकर कलकत्ते चले जाओगे क्या? मैंने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार कलकत्ते में रहने वाले हैं। वो कराची में अपने मिलने वालों के पास गए हुए थे कि पाकिस्तान बन गया। वैसे मैंने कलकत्ते छोड़कर अमृतसर चला जाऊंगा। पार्वती ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तुम चिटागांग आ जाओ, वो हम रोज मिला करेंगे। तुम रात को हमारे बाग में आ जाया करना, वो हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा, अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं कैलाश। इसने मेरे हाथों को चूम कर कहा, वादा करो कि तुम चिटागांग से मिलने आओगे। मुझे फिल्म देवदास का वो मंजर याद आ गया जब देवदास पार्वती से आखिरी बार जुदा होते हुए कहता है, पार्वती, मैं मरने से पहले तुम्हें मिलने हरदवान जरूर आऊंगा। ये लड़की आशिकाना जज्बात में शराबूर थी, मगर इसका जज्बा बड़ा मासूम और बेदाग था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। बादलों में धीमी सी गर्ज पैदा हुई और छत पर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज आने लगी। वो जल्दी से उठी और बोली, अब जाती हूँ, पानी बरसने लगा है, कल रात को आऊंगी। वो दरवाजा खोलकर छत पर दबे पर मुंडेर की तरफ भाग गई। मैं भी कोठरी से बाहर आया। इसने दोनों छतों के मुंडेरों पर गली की खंदक के ऊपर बांस की चारपाई डाल दी थी और अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ गायब हो गई थी। मैं बारिश की बूंदाबांदी में अंधेरी छत पर यूं खड़ा था जैसे मुझे कोई आसमानी परी जादू की छड़ी से छू कर गुजर गई हो। बादल जोर से गरजा। मैं जल्दी से अपनी कोठरी में चला गया और चादर लेकर सोचने लगा। मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, लेकिन नहीं, ये ख्वाब नहीं था। कोठरी की फिजा में अभी तक पार्वती की गर्म सांसों और हिना की इत्र की खुशबू बसी हुई थी। दूसरे दिन मैं नवाजरात की दुकान में ग्राहकों के साथ मामूल से ज्यादा खंदा पेशानी से पेश आ रहा था। मेरे जिस्म में जैसे किसी ने रोशनी भर दी थी और रोशनी के ये अनार मेरे अंग अंग से फूट रहे थे। दोपहर के बाद मैं दोबारा छत पर गया, मगर पार्वती के मकान की छत खाली थी। रात 9 बजे दुकान बंद हो गई तो मैं होटल में खाना खाने के बजाय छत पर आ गया। पार्वती इस वक्त भी छत पर नहीं थी। आधी रात तक तो मुझे नींद न आई। पार्वती के आने की तरफ ध्यान लगा रहा था। इसने कहा था कि मैं आधी रात को आऊंगी। रात के 2 बज गए। मैं कई बार उठकर छत पर गया, मगर पार्वती के मकान पर सन्नाटा तारी था। आखिर में सोचकर सो गया कि हो सकता है पार्वती को मौका न मिल सका हो। दूसरे दिन दुकान में मेरा मूड ऑफ था और मैं जानमुल्की सियाम को बादल खास्ता नवादरा दिखा रहा था। खाने के वक्फे से कुछ पहले अचानक मैंने पार्वती को पूरे में दाखिल होते देखा। पार्वती ने अनाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और जूड़े में मोती की कलियों का गजरा सजाया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और इसने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। दुकान का मालिक काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में लगा था। पार्वती शीशे के शोकेस और अलमारी में सजे हुए नवाजरात को देखने लगी। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, रात को क्या हो गया था? उस देर लब शरारत से मुस्कुरा रही थी। पीतल की एक सुराही की तरफ इशारा करते हुए आहिस्ता से बोली, बहन जी बीमार थी, आ जाऊंगी। मैं अलमारी में से पीतल की सुराही निकालकर इसे दिखाने लगा। ये खालिस ईरानी सुराही है मैडम, इसकी मीनाकारी तो लाजवाब है। पार्वती मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। काउंटर की तरफ इसकी पीठ थी। दुकान के मालिक ने एक बार आंखें उठाकर पार्वती की तरफ देखकर अपने काम में लग गया। जब पार्वती चली गई तो ख्वाजा कहने लगा, ये तो हरिया की साली है, ये दुकान पर कैसे आ गई? इसको क्या पता नवाजरात क्या होते हैं? मैंने कंधे झुकाते हुए कहा, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। अब रात का शुरू हो गया। पहरा रात आई, अंधेरा छा गया। गली की खंदक के ऊपर बांस की चारपाई डाल दी गई और पार्वती इस पर से रेंग कर मेरी कोठरी में आ गई। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर वो अगली रात आने का वादा करके चली गई। वक्त गुजरता गया। मैंने इतनी रकम जमा कर ली कि
चिटागांग से समुद्री जहाज में कराची तक का सफर कर सकता था। चुनांचे एक रोज मैंने अपने कपड़े ट्रंक में रखे और कश्मीर एम्पोरियम के मालिक का शुक्रिया अदा करके इससे रुखसत होकर ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। पार्वती का थोड़ी देर ख्याल आया, फिर मैं इसे भूल गया। कमलापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर चिटागांग पहुंचा और जहाज का टिकट खरीदकर एक छोटे से होटल में क़याम पजीर हो गया। जहाज को 3 रोज बाद रवाना होना था। मैं बहुत खुश था। मेरे तबीर और मसाइब से पुरसफर का खातिमा हो रहा था। अब मैं बहुत जल्द अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलने वाला था। चिटागांग में मेरे लिए 3 दिन ठहरना मुहाल हो रहा था। खुदा खुदा करके वो दिन भी आ गया कि मैं चिटागांग की बंदरगाह से कराची जाने वाले समुद्री जहाज के डेक पर खड़ा इस शहर को खुदा हाफिज कह रहा था। समुद्री सफर काफी तवील था। मौसम बरसात का नहीं था, इसलिए जहाज की रोनिंग नॉर्मल थी। एक तवील समुद्री सफर के बाद जहाज जब कराची की बंदरगाह के साथ लगा तो मेरा दिल चाहा कि उतरकर पाकिस्तान की सरजमीन को चूम लूं। मैं ही जानता था कि इस सरजमीन पर पहुंचने के लिए मुझे कैसी कैसी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी। मुझे अपने प्यारे वतन की कदर थी। इस सरजमीन पर मैं एक मुशफिक माँ की तरह मुझे अपनी गोद में पनाह दी। मुझे महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान में अपने घर के आंगन में आ गया हूँ। सब लोग मुझे अपने बहन भाई लग रहे थे। हर घर मुझे अपना घर लगता था। इसी रोज मैं कराची से ट्रेन पकड़कर लाहौर की तरफ चल दिया। लाहौर के खेतों, मकानों, दरख्तों और सड़कों को देखते ही मेरे जिस्म जिंदगी और जज्बात का ताज़ा खून दौड़ने लगा। लाहौर शुरू ही से मेरी उम्मीदों, आरजुओं का मरकज था और आज भी है। मकानों पर पाकिस्तान के सब्ज परचम लहराते देखकर मेरा चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो गया। मैं अपने वतन में था। आज़ाद वतन पाकिस्तान में आ गया था। मेरी तमाम मुसीबतों का खातिमा हो गया था। बहुत जल्द मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों से आन मिला। ये सब लोग जाने बचाकर अमृतसर से निकलने में कामयाब हो गए थे। एक जिद्दोजहद खत्म हो गई थी, दूसरी जिद्दोजहद का आगाज हो रहा था। पुराना सूरज गुरूब हो चुका था, नया चमकीला रोशन और जिंदगी से भरपूर सूरज शुरू हो चुका था। मैंने अपने पुराने जख्मों को भुला दिया, पुराने दुखों को झटक कर अपने दिल से निकाल दिया और अपने नए वतन की नई रोशनी की रहनुमाई में नई जिंदगी की शाहराह पर चल पड़ा। खत्म शुद्ध।